नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। फटाफट से उपस्थित हो जाएं। और ये भाग 13, भाग 14, भाग 15, साथ में 15 के साथ परिसीमन आयोग और भाग 16 ये जो हमने किया है, ठीक है ना। इसका मैंने आपसे कहा था कि मॉक टेस्ट पर बात करेंगे, तो मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर के हम हाजिर हो गए। फटाफट से सारे मेरे शेयर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट है तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक। जो भी समय बचता है उन क्वेश्चनों को लर्न करना, उन क्वेश्चनों को रिव्यू करना जहां आप लोगों ने गलती की, ठीक है। कहां गलती की, किन कंसेप्ट को आपने रिवीजन में नहीं रखा, ठीक है। तो सारे मेरे भाई जल्दी से उपस्थित हो जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं। कैसे हैं? भाग 13, भाग 14, भाग 15, साथ में परिसीमन आयोग और भाग 16 ये हमने देखे इस फोल्डर के अंदर, और इसका पूरा मॉक टेस्ट आपके सामने हाजिर है। 50 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। तो समय मत लगाना, तत्काल प्रभाव से आंसर करना है, छटाक फटाक। और जो भी समय बचता है उन क्वेश्चनों को लर्न करना, अलग से एक पेपर पे लिख लेना, अपने कंटेंट का ओवरव्यू करना कि आप कहाँ मिस्टेक की, आपने कहाँ क्या दिक्कत आई आपको, ठीक है। क्लियर? और कल से हम नया शुरू करेंगे। और अब जो संघात्मक एकात्मक व्यवस्था पे संबंधों पर आधारित हम टॉपिक देख रहे थे, उनकी समाप्ति है। अब हम शुरुआत से संविधान को लेते हुए चलेंगे। संविधान बनवाएंगे, संविधान सभा को देखेंगे, संवैधानिक इतिहास करेंगे, ठीक है ना। फिर वही नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इस तरीके से चलेंगे। चलिए चलिए, रुखसर जी, अवध, डुग्गू, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत कर देते हैं। भारतीय संविधान का भाग 13 किस विषय से संबंधित है? पार्ट 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। भाग 13 किससे संबंधित है? नमस्कार नमस्कार बच्चे, कैसे हैं? भाग 13 किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए। इसी में हमने कहा था व्यापार, वाणिज्य और समागम की आपको क्या है? स्वतंत्रता। हेलो नमस्कार। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। संविधान के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल इज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन इंडियन टेरिटरी प्रोवाइडेड। किस आर्टिकल में भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के अंदर आपको व्यापार करने का फ्रीडम है, किस आर्टिकल में बोला गया है मेरे बच्चे? नृपेंद्र चौधरी, बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, अभी परेशान ना हो, अभी चलने दीजिए। संविधान चल रहा है, संविधान चलने दीजिए, ठीक है। ये कोई हवड़ दवड़ का बैच नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसमें आपको संविधान मूल विधि के पूरे क्वेश्चन दिलाने हैं। वादा है तो उस वादे को पूरा करने के लिए समय भी चाहिए, सब्र भी चाहिए। रवि जी बहुत बढ़िया। 301, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल? 301। 301 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? अभी तो बताया था, अभी उल्टा क्वेश्चन आया था, बताएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है सर। 302 संसद को किस बात की शक्ति देता है? व्हाट पावर डज आर्टिकल 302 कन्फर अपॉन पार्लियामेंट। 302 संसद को किस बात की शक्ति देता है मेरे भाई? बताइए। 302 संसद को किस प्रकार की शक्ति देता है? भाई आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी है माना, लेकिन अगर आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, बम बनाते हैं, ठीक है, आपने कहा बंदूकें बनाऊंगा, तो ये चीजें तो गड़बड़ है। सार्वजनिक हित में व्यापार, सार्वजनिक हित में व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। राज्य सरकारें व्यापार पर प्रतिबंध या विनियमन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती हैं? बताइए। अंडर विच आर्टिकल कैन स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन ऑन ट्रेड। राज्य सरकारें व्यापार पर प्रतिबंध या विनियमन किस आर्टिकल के तहत करती हैं?
राधे राधे। खुशबू जी, भोला भाई, रुखसर जी गड़बड़ कर रहे हैं। राज्य सरकारें जो व्यापार पर प्रतिबंध करती हैं वो कौन सा आर्टिकल? सर 304, 304, 304, 304। अनुच्छेद 303 किस विषय से संबंधित है? 303 इज रिलेटेड टू, 303 इज रिलेटेड टू किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है 303? बहुत बढ़िया। ये सभी राज्यों के साथ व्यापार में भेदभाव पर प्रतिबंध या प्रतिबंध, ठीक है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड एमंग स्टेट। सभी राज्यों के साथ व्यापार में आपको किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं करना है, इस बात की बात करता है 303। राज्य सरकारें आर्टिकल 304 बी के अंतर्गत कोई प्रतिबंध लगाती हैं तो किसकी अनुशंसा लेती हैं? स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है ट्रेड पर तो बाबू किसकी रिकमेंडेशन से ये काम होगा? किसकी रिकमेंडेशन से ये काम होगा? किससे पहले अनुमति लेनी होगी आपको? किससे पहले अनुमति लेनी होगी अगर राज्य सरकारें किसी भी ट्रेड को बैन कर रही हैं अपने यहां? अगर किसी भी ट्रेड को बैन कर रही हैं तो किससे अनुमति लेनी होगी? मुस्कान, सविता जी, बहुत अच्छे। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, राष्ट्रपति की प्री परमिशन आपको लेनी होगी। संविधान का कौन सा आर्टिकल यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के पक्ष में भेदभाव नहीं कर सकती? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट फेवर वन स्टेट ओवर अनदर? अभी एक उल्टा क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन से पहले ही था, 1-2 क्वेश्चन पहले ही निकला है। उल्टा पूछा था कि राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना है व्यापार में, राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना है आपने व्यापार में। कोई बात नहीं प्रियंका जी, कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगी? बहुत बढ़िया, 303 अभी निकला था, अभी उल्टा क्वेश्चन पूछा था जब 303 का अर्थ पूछा था। अनुच्छेद 305 का संबंध किससे? 305 किससे रिलेटेड था? 305 मैंने आपको शायद 305-6 ये छुड़वा दिए थे, ठीक है ना, 5-6 छुड़वा दिए थे, मुझे भी याद है, तो इसे याद कर लेना। चाहो तो निजी व्यवसाय को संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस, जो निजी व्यवसाय कर रहे हैं उनमें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कोई उनका बिजनेस बेमतलब में ठप नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, इस बात की बात करता है 305। केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार विवादों के समाधान अनुच्छेद 307 के अंतर्गत क्या व्यवस्था है? कौन करेगा? अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई भी व्यापारिक मुद्दे पर विवाद होता है तो समाधान कौन करेगा, मुझे बताइए। केंद्र और राज्य के बीच व्यापार से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है, ट्रेड से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो कौन करेगा? कि यूपी कहे कि आप एमपी को ज्यादा फेवर करते हो, बिहार को ज्यादा फेवर करते हो, हमें नहीं करते हो, तो इस तरह के विवाद कौन सॉल्व करेगा? राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी। ये है आपका 307। मैंने 5, 6, 7 आपको छुड़वा दिए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन के याद कर लेना। संविधान का भाग 14 किस विषय से संबंधित है? 14 में क्या है भाई? 14 में क्या है, जल्दी से बता दो। 14 किससे रिलेटेड होता है? बहुत बढ़िया, सिविल सर्विसेज, सरकारी सेवाएं। भाग 14 किन अनुच्छेदों में है भाई? कौन कौन से आर्टिकल हैं पार्ट 14 में? कौन से आर्टिकल है आपके पार्ट 14 में? कौन से आर्टिकल है आपके पार्ट 14 में? बहुत अच्छे सर, 308 से 323। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज
इन इंडिया। बता दीजिए, कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो मैंने आपको बताया था किसके पास अधिकार है बनाने का। कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो कौन बनाएगा? कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो कौन बनाएगा? बताया है, पढ़ाया है। संसद, बहुत अच्छे। यूपीएससी की स्थापना किस आर्टिकल में की गई है बेटा? चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसपीएससी हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है। संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों के लिए एक ही आर्टिकल होता है। दोनों के लिए एक ही आर्टिकल होता है। दोनों के लिए एक ही आर्टिकल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 315। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यों का तो राज्यों का कितना होता है बच्चे? सर 6/62। या तो 6 साल पूरे हो जाएं या 62 ईयर्स की एज हो जाए। 62 ईयर्स की एज हो जाए, जो भी पहले होगा वही कार्यकाल है, लेकिन ये राज्य के लिए। संघ के लिए कितना होता है सर? 6/65। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट कौन करता है? कौन करता है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति? बहुत अच्छे, राज्यपाल। कौन करता है बच्चे? सर राज्यपाल करते हैं। यूपीएससी अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? एसपीएससी गवर्नर को देता है, स्टेट पीएससी गवर्नर को देता है। यूपीएससी किसे देगा? यूपीएससी किसे देगा? यूपीएससी किसे देगा? यूपीएससी किसको देगा बच्चे? बहुत बढ़िया सर, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 311 का संबंध किससे है? 311 इज रिलेटेड टू। 311 किससे संबंधित था? तीन सौ ग्यारह किससे रिलेटेड था मेरे बच्चे? 311 सर सेवा में अनुशासनात्मक कार्यवाही से, डिसिप्लिनरी एक्शन इन सर्विसेज, सेवाओं में अनुशासनात्मक कार्यवाही। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें होती हैं, कैसी होती हैं? यूपीएससी की सिफारिशें कैसी होती हैं? बताया है, पढ़ाया है। कि न्यायिक होती हैं, जुडिशियल होती हैं, असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ होती हैं, बाध्यकारी होती हैं, माननी पड़ेंगी, या परामर्श वाली होती हैं, सलाहकारी होती हैं? बहुत बढ़िया रवि जी। बी, केवल परामर्शात्मक, एडवाइजरी। किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? मैंने बोला था दोनों यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है। बता दीजिए कौन सा होगा?
बहुत बढ़िया। कौन सा होगा सर? 315। यूपीएससी को हटाने की प्रक्रिया किसके अनुरूप है बताइए? द प्रोसीजर टू रिमूव अ यूपीएससी मेंबर इज अकॉर्डिंग टू हुज रिकमेंडेशन। बताइए, अगर यूपीएससी के किसी मेंबर को आपको हटाना है तो उसकी प्रक्रिया कैसी है? यूपीएससी को किसी मेंबर को हटाना है तो कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? मैंने आपको बताया भी था, साथ में बोला भी था कि कौन जांच भी करेगा, कौन जांच भी करेगा ये भी बताया था। अपने नोट्सों को देखो, मैंने कहा था आपसे कि यूपीएससी के कोई मेंबर को हटाना है तो हटाएंगे राष्ट्रपति, हटाएंगे राष्ट्रपति। एसपीएससी के मेंबर को कौन हटाएंगे? राज्यपाल। लेकिन उसका आदेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। उसका आदेश राष्ट्रपति जारी करेगा। और दोनों में एक पॉइंट लिखा था, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। सुप्रीम कोर्ट क्या भी करेगा? जांच भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या भी करेगा? जांच भी करेगा। तो मैंने आपको बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। हटाने का आदेश केंद्र के लिए, राज्य के लिए, दोनों आयोगों के लिए हटाने का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है। और केंद्र वाले को हटाता भी राष्ट्रपति है, राज्य वाले को राज्यपाल हटाता है। ठीक है, कौन हटाएगा सर? राष्ट्रपति के आदेश से। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अंडर विच आर्टिकल इज इट मेंशन दैट एक्शन शैल बी टेकन ऑन रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? बता दीजिए भैया, रिपोर्ट कौन सा आर्टिकल बताया था आपको? रिपोर्ट कौन सा आर्टिकल बताया था आपको? रिपोर्ट कौन सा आर्टिकल था? हाँ बहुत बढ़िया रवि जी, जांच की जाएगी 145। क्या बात है। प्रिया यादव गुड आफ्टरनून। जूही पांडे नहीं चल रहा है क्लास सर। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए खैर, कौन सा आर्टिकल कह रहा है भाई? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती है। तो रिपोर्ट की जो बात है वो 323 के दूसरे पॉइंट में है। 323 का 2, 323 का वो बहुत बढ़िया डुग्गू भाई। राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट कौन प्राप्त करता है भाई? संघ वाली तो राष्ट्रपति को मिल जाती है, स्टेट वाली किसको मिलती है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट किसको देता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट किसको देता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको रिपोर्ट देता है? संघ वाला राज्य राष्ट्रपति को दे रहा है तो स्टेट वाला राज्यपाल को देगा सर। संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि सेवाओं से संबंधित मामलों में यूपीएससी से परामर्श लिया जाएगा? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट प्रोवाइड दैट यूपीएससी शैल बी कंसल्टेड ऑन मैटर रिलेटिंग टू सर्विस? सर्विसेज यानी सेवाओं से संबंधित मामला है तो यूपीएससी से परामर्श लिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 320, 320, 320। भारत का संविधान निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग बोले तो पार्ट नंबर 15। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल है? किस आर्टिकल से शुरू हो जाता है आपका? 329 तक जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? बोलेंगे? क्या बात, 324, 324। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? क्वेश्चन पलट के आया है, लैंग्वेज पलटी है, क्वेश्चन सेम है। किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग की बात की गई है? किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग की बात की गई है? क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके पास घटना चक्र हो सिविल सर्विसेज की, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस, कोई एमपी पीसीएस, कोई झारखंड पीसीएस, कुछ एक क्वेश्चन आईएएस में भी आए हुए हैं, आईएएस में भी आए हुए हैं 2017, 2018,
2019, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आईएएस में भी आए हुए हैं और कुछ एक क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस से उठाए गए हैं, स्टेट पीसीएस से, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, इनके आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक लगाए या जो भी आगे लगा रहे हो, 50-52 तक हमें जाना है, वो सारे क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सिविल सर्विसेज के पूछे गए हैं। डियर सर, व्हेन यू विल टीच अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इनिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे भाई, अभी जो हम देखते आए हैं, शायद आप पहली बार क्लास में आए हैं, मैं उन लोगों की तरह नहीं पढ़ाता हूं जो लोग चीजों को केवल रटवाते हैं, शुरुआत से उठा लेते हैं। मैंने शुरुआत में आपको व्यवस्थाएं समझाई थी, एकात्मक, संसदात्मक, संघीय, इस तरीके से। तो मैंने जब एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था देखी, भारत में इन दोनों का मिश्रण है, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक चलते रहे और उन टॉपिकों को हम आगे पढ़ते रहे, ठीक है। उस संबंधों के आधार पर हमने टॉपिक जितने पढ़ने थे उतने पढ़ लिए। अब चीजें वापस वहीं लौटेंगी शुरुआत से, और अब देखेंगे हम संवैधानिक इतिहास, यानी कल की क्लास से संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या थी, अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, फिर हम जाएंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, या फिर आगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह हैं, इस तरीके से अब चलने वाले हैं कल से। सुनीता जी, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा सर? 324 हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, बता दो जल्दी से। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? चीफ क्या अदर वालों को भी यही अपॉइंट करते हैं? अदर वालों को भी यही अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? कौन करते हैं सर? राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? वही होती है जो यूपीएससी वाली थी, जो यूपीएससी वाली थी, बताया था आपको। और ये मुख्य क्या सबकी यही है, मुख्य क्या अदर वालों की भी यही है। कितनी होती थी? कितनी होती थी सर? 6/65, 6/65, 6 साल या 65 साल की एज, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी कि पद से कौन हटा सकता है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमोटेड बाय, कौन हटा सकता है इसे पद से? बताया आपको, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति हटाते हैं। किसकी सलाह से? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से। लेकिन जो मुख्य वाला है उसे हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की होती है। उनको हटाती है संसद, प्रस्ताव आता है, लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, तब राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हटता है, और उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटता है। यानी कि संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हटते हैं, ऐसे ही आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है। लेकिन अन्य वाले जो हैं उसे सीधे राष्ट्रपति हटा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। बताइए, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमोटेड। बताइए, बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किसके समान होती है? किसके समान होती है? अभी बोला भी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 2/3 बहुमत जरूर था, लेकिन कदाचार भी शब्द लिखा हुआ था। यहां कदाचार शब्द नहीं लिखा है, तो इसलिए ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा रवि भाई और निपेंद्र भाई। मैंने आपसे बोला था आपका पेपर कोई वो नहीं है जो 3 गलत होंगे और 1 सही। आपका पेपर उस लेवल का रहने वाला है जहां आपको एक ऑप्शन लगेगा 50% सही, एक ऑप्शन लगेगा 75% सही, एक ऑप्शन लगेगा 90% सही। तो जो ज्यादा सही है आप उसे करेंगे,
जो ज्यादा सही है, और ज्यादा सही यहाँ पे छपी छपाई लाइन है कि वो प्रक्रिया अपनानी है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू होती है। हटाने की वो प्रक्रिया अपनानी है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू होती है, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में कदाचार शब्द नहीं लिखा है, मिसबिहेव शब्द नहीं लिखा है, तो आप उसे आंसर नहीं करेंगे, उसे आंसर नहीं करेंगे। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, भाई अन्य वालों की बात हो रही है, क्योंकि चीफ नहीं लिखा है, चीफ नहीं लिखा है, मुखिया नहीं लिखा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखता तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, लेकिन मुख्य नहीं लिखा है, तो अन्य वालों की बात हो रही है कि निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाए जाते हैं। तो आपको पता है कि मुखिया से सलाह ली जाती है, हटा देते हैं राष्ट्रपति। मुखिया से सलाह ली जाती है, हटा देते हैं राष्ट्रपति। मुखिया से सलाह का मतलब है ऑप्शन सी, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कार्य देखने चलते हैं, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है भाई। निर्वाचन, चलिए ऑप्शन देखने चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर यहां से एक रह गया है, इसे 4 कर लेना, इसे 4 कर लेना, ये 4 लिखना रह गया है ना, ये 4 लिखना रह गया है, 4 है। कहीं आप सोचे फर्स्ट, पहला कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, सही बात है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सबके चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना बिल्कुल कराता है, ये भी काम है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। क्या हमने आपसे कहा है कि अगर किसी में चुनाव कराने के लिए सही समय नहीं है, तो क्या ये भाई साहब बोलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव, वो इस समय राष्ट्रपति शासन लगा दो? राष्ट्रपति शासन तो तब लगता है जब राष्ट्रपति को खुद फील हो जाए, या राज्यपाल बोले, या कौन बोले, या राज्यपाल बोले। ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों कहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो? ये बस इतना कह सकता है कि अभी चुनाव नहीं हो सकते, दशा सही नहीं है, कंडीशन नहीं है, कंडीशन चुनाव कराने की नहीं है, अभी नहीं हो सकते। लेकिन ये थोड़ी कह सकता है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दो, वो तो राज्यपाल बोलेंगे, या राष्ट्रपति को खुद एहसास होगा। निर्वाचन सूचियां तैयार करना, उनका निरीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, बिल्कुल। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ही अधूरे हैं, ऑप्शन ही अधूरे हैं। चलो हम ही लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। और इनमें से कहीं पर 4 मिस हुआ है, मैं आपको बताऊं। अब हमारा आ रहा है पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा कहां पर है सर? पहला, दूसरा, चौथा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, उसमें तीसरा आ गया है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, यानी कि निर्वाचन आयोग उसे नहीं कराता है, कोई और कराता होगा। और मैंने आपसे बोला है जब भी निर्वाचन आयोग बोला जाए, समझ जाना कि भारत के निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, केंद्र वाले की, राज्य वाले की नहीं हो रही है, ठीक है, राज्य वाले की नहीं हो रही है। जब भी निर्वाचन आयोग बोला जाता है, जब भी इलेक्शन कमीशन बोला जाता है, तो वो इंडिया वाले ही होता है, भारत वाला, वो राज्य वाला नहीं है। लोकसभा का चुनाव कराता है, जी हाँ सर। राज्यसभा का, जी हाँ सर। राष्ट्रपति का, जी हाँ। क्या स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है सर? बिल्कुल नहीं, स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराता। स्थानीय निकाय बोले तो पंचायत, पंचायत और नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत और नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। इनके चुनाव कौन कराता है? इनके चुनाव कौन कराता है सर? इनके चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर राज्य का निर्वाचन आयोग होगा तो लिखा जाएगा राज्य, अगर नहीं लिखा है तो समझ जाओ केंद्र की बात हो रही है। और जो क्वेश्चन आया है उसमें केवल निर्वाचन आयोग है, केवल इलेक्शन कमीशन लिखा है, मतलब केंद्र वाला। अगला कह रहा है कि भाई निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह बांटना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना इसी की जिम्मेदारी है। चुनाव की वैधता, किसका चुनाव वैध है, किसका नहीं है, कौन अवैध है, सब यही करेगा। चुनाव चिन्ह भी बांटेगा। लेकिन क्या चुनाव की अधिसूचना जारी करना इसका काम है? इश्यूइंग इलेक्शन नोटिफिकेशन। मैंने आपसे कहा था ये सरकार का क्या है? विशेषाधिकार।
और सरकार की तरफ से केंद्र में राष्ट्रपति चुनाव कराने का निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव की तिथियों का निर्णय लेते हैं, और सरकार की तरफ से राज्यों में राज्यपाल चुनाव की तिथियों का निर्णय लेते हैं। बस परामर्श चलता है चुनाव आयोग का, परामर्श जरूर चलता था चुनाव आयोग का, लेकिन मेरे बाबू निर्णय कौन लेते थे? राष्ट्रपति केंद्र के लिए और राज्यपाल राज्य के लिए। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? निर्णय कौन देता है? कोई सांसद या विधायक अयोग्य है तो निर्णय कौन देता था? और ये दल बदल नहीं लिखा है, दल बदल में तो आपके सदन का पीठासीन अधिकारी देता है। दल बदल की बात होती है तो आपके सदन का पीठासीन अधिकारी देता है, ठीक है ना, पीठासीन अधिकारी। लेकिन मेरे बाबू मैंने आपको बोला भी था, एक पॉइंट लिखा था बेहतरीन सा, कि दल बदल को छोड़ के जितने भी कारण हैं सांसद और विधायक को अयोग्य घोषित करना है, ठीक, सांसद और विधायक को, सांसदों को करना है तो राष्ट्रपति, राज्यों में विधायक को करना है तो राज्यपाल, लेकिन किसके परामर्श से होगा? किसके परामर्श से होगा? सर निर्वाचन आयोग के परामर्श से होगा, ठीक है। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेंगे? अभी बताया, पिछले क्वेश्चन में ही आया था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पलटी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पलटी है। अगर किसी सांसद को अयोग्य घोषित करना है तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करते हैं? मुझे बताइए। ठीक है सर, भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, कैसा अधिकार है बता दो भाई। पढ़ाया था आपको, 2 कोर्ट केस पढ़ाए थे, उनमें समझाया भी था कि जो वोट देने का अधिकार है भारत में वो कैसा अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है भारत में वो कैसा अधिकार है, ठीक है। जावेद केस 2003, उसमें बोला था कि वैध विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन रामबाला केस में बोला गया कि संवैधानिक अधिकार है। लेकिन रामबाला केस में 2 जज बैठे हुए थे और जावेद केस में 3 जज बैठे हुए थे। तो जिस बेंच में जजों की संख्या ज्यादा होती है डिसीजन वो मान्य होता है, डिसीजन वो ज्यादा मान्य होता है, ठीक। रामबाला केस में 2 जज बैठे हुए थे, जबकि जावेद केस उससे पुराना था 2003 का, उसमें 3 जज बैठे हुए थे। तो कैसा अधिकार होगा सर? लीगल राइट, विधिक अधिकार। विधिक को वैधानिक भी कहते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया, भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है भाई? व्हाट काइंड ऑफ राइट इज द राइट टू वोट इन इंडिया? कैसा अधिकार है? बताया आपको कैसा अधिकार है। अभी आपने कहा, इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, लीगल राइट। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार पहली बार प्रयोग कब हुआ? यंग अदर एज 18 ईयर वोटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन दी जनरल इलेक्शन। भाई पहली बार वोट का उपयोग तभी हुआ होगा जब वोट देने की आयु आपने 21 से कितनी कर दी? 18 कर दी। कब की थी? 61वें संविधान संशोधन 1989, ठीक है ना। और तभी आपने पहली बार चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया था, पहली बार, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है वोट वाला? सर 326 है, 326 है, 326। तब कब हुई मेरे बच्चे? सर 1989, 169। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? अभी बताया था। अमेंडमेंट कौन सा था भाई बता दीजिए। 21 से आपने 18 एज की थी, कौन सा अमेंडमेंट था? 21 से आपने एज घटाकर 18 की थी, कौन सा अमेंडमेंट? शानदार सर, 61वां 61st 1989 वाला। संविधान में किस आर्टिकल में वयस्क मताधिकार की बात की गई है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एडल्ट सफरेज? किसमें है भाई वयस्क मताधिकार, किसमें है? तो आर्टिकल भी अभी लिखा था आपने 326 में, 326 में। लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीट रिजर्वेशन इन लोकसभा असेंबली एंड चूज लोकसभा एंड विधानसभा एंड चूज करेक्ट ऑप्शन।
तो देखो पहला कथन क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला कह रहा है कि लोकसभा में 543 सीटों में से 84 एससी और 44 एसटी आरक्षित होंगे। 84 एससी सीट है, 44 एसटी। किसी निर्वाचक क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाएगा कि कौन कितनी सीटें किस राज्य में होंगी, कितनी सीटें किस राज्य में नहीं होंगी, किस लोकसभा सीट में कितनी जनसंख्या, किस विधानसभा सीट में कितनी जनसंख्या, ये निर्णय परिसीमन आयोग लेगा। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। जल्दी से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। कौन सा सही है कौन सा गलत। तो परिसीमन आयोग में जो नियुक्ति होती है क्या वो लोकसभा स्पीकर करते हैं? बिल्कुल गलत है, कतई गलत। क्या लोकसभा के अंदर 84 सीटें एससी के लिए हैं? जी हाँ 84 हैं। लेकिन क्या एसटी के लिए भी 84 हैं? क्या एसटी के लिए भी 84 हैं? नहीं सर 47 है। कितनी है सर? 47 है। तो बच्चे ये भी गलत है पहला। केवल दूसरा सही है कि परिसीमन आयोग ही क्षेत्रों का क्या करेगा, क्षेत्रों का क्या करेगा, सीमांकन करेगा, आरक्षण करेगा। ठीक है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी। और दूसरा कह रहा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या विधानसभा में रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं, कौन सा सही है कौन सा नहीं, आपको यह बताना है। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती अगर उसने कह दिया कि यहाँ की लोकसभा सीट की जनसंख्या को वहां ट्रांसफर कर दो, इस विधानसभा सीट की जनसंख्या को उस विधानसभा में डाल दो। ठीक। और इसकी जब सिफारिशें लोकसभा विधानसभा में रखी तो क्या ये संशोधन कर लेंगी? यहां लिखा है नहीं कर सकती। तो बताओ सही है कि गलत है? पढ़े हो आप परिसीमन आयोग, पूरी क्लास दी है हमने एक उस पर। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं और लोकसभा विधानसभा में इसकी सिफारिशें रखी भी जाएंगी और ये इसमें संशोधन नहीं कर सकती, निर्णय बाध्यकारी हैं, निर्णय बाध्यकारी हैं। दोनों ऑप्शन सही हैं। अपने नोट्सों को देखो, क्या पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग केवल एक कह रहे हो, केवल एक कह रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? किस वर्ष से बनाया गया था, यानी पहली बार पूछ रहा है। पहली बार, पहली बार किस वर्ष से हुआ था आपको पता है? अभी भी कितने सदस्यीय है सर? अभी भी 3 सदस्यीय है। और 1993 में दूसरी बार हुआ था, दूसरी बार। और दूसरी बार से लेके वर्तमान तक, दूसरी बार से लेके लगातार वर्तमान तक ये 3 सदस्यीय है। वर्तमान तक कितने सदस्यीय सर? 3 सदस्यीय। लेकिन पहली बार कब हुआ था सर? जब 18 एज की गई थी, वर्कलोड बढ़ गया था, वर्कलोड बढ़ गया था। नाजमा जी गुड आफ्टरनून, बड़ी जल्दी आ गए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। सुकुमार सेन 1950 में बने थे, स्वतंत्रता के बाद, पहले बताया भी था। और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, 1990 में बनी थी कार्यवाहक तौर पर। तो बिल्कुल दोनों सही हैं सर, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? नेशनल वोटर्स डे तभी मनाया जाता है जिस दिन आपका निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। जनवरी 1950 में हुई थी, संविधान लागू होने से एक दिन पहले, संविधान लागू होने से एक दिन पहले। गुड आफ्टरनून बोल तो दिया है नाजमा जी, बढ़िया हैं आप लोग, कैसे हैं? ठीक हैं। संविधान लागू होने से एक दिन पहले हुई थी और वहीं मैंने सर्किल करके लिखा भी था कि ये आपका नेशनल वोटर्स डे है, 25 जनवरी 1950। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 किससे संबंधित है? पार्ट 16 किससे रिलेटेड होता है? ठीक है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध है आपके एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए। 330 किस विषय से संबंधित है? आर्टिकल 330 पढ़े हो आप? 330 किससे संबंधित है? 330 बहुत बढ़िया, लोकसभा में एससी एसटी। और 332 होता है विधानसभा में एससी एसटी। 332 किस विषय से संबंधित है? देखो 32 भी आ गया, अभी बोला था। 330 लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण था और 332 विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण था, विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण था।
विधानसभाओं में SC ST को आरक्षण था, ठीक है। 334 मूल रूप से आरक्षण की समय सीमा तय करता था। कितने सालों के लिए आरक्षण आया था भाई? शुरुआत के कितने सालों के लिए आरक्षण आया था बता दो। बाद में इसे लगातार बढ़ाते चले गए, हर 10 सालों में संशोधन करते चले गए, बढ़ाते चले गए, हर 10 सालों में संशोधन करते चले गए, बढ़ाते चले गए। बताइए कितने सालों के लिए आया था? 10 वर्षों के लिए। 335 का आशय क्या है, पर्पस क्या है, यानी 335 में लिखा गया। 335 बेसिकली हमने छोड़ दिया था, इसे याद कर लेना, आया है तो ठीक है। आया है तो ये सेवाओं में, सर्विसेज में आरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात करता है, सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात करता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। 336 337 किस समुदाय से हैं? तो ये वही समुदाय था जिसकी सीटों को आपने लोकसभा और विधानसभा से खत्म कर दिया, ठीक है ना। लोकसभा और विधानसभाओं से खत्म कर दिया। 104वां अमेंडमेंट 2019 वाला, जो बात करता था किससे सर? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। 338 के तहत कौन सा आयोग स्थापित किया गया था बता दो? 338 मैंने आपसे कहा था 338B पिछड़ा वर्ग आयोग, 338A अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 में था अनुसूचित जाति आयोग, SC कमीशन था, अनुसूचित जाति आयोग था। 338A में अनुसूचित जनजाति और 338B में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। ये अंतिम क्वेश्चन है। आर्टिकल 342 किस विषय संबंधित है? आप पढ़े हो। 341 कहता था किसी जाति को SC डिक्लेयर करना है तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन बाहर निकालेगी संसद। और 342 कहता था किसी जाति को ST डिक्लेयर करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन उस कैटेगरी से बाहर निकालेगी संसद, ठीक। 341 SC, 342 ST। तो क्या हो जाएगा सर? अनुसूचित जनजातियों की भाषा और सूची इसके बारे में है, ST से रिलेटेड है, ST से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये है आपका मोक पूरा। कल से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि संघात्मक एकात्मक ये दो कंसेप्ट को पकड़ते हुए हम आपस में रिलेशन निकालते हुए यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो जो जो टॉपिक उन रिलेशन पे आधारित थे, जिनका बेस संघात्मक एकात्मक था, उन टॉपिक्स को हमने देखा। अब हम शुरुआत से चीजें फिर से उठाएंगे, और कल से बात होगी संवैधानिक इतिहास से। संवैधानिक इतिहास, फिर संविधान बनवाएंगे, संविधान सभा बनवाएंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अंतरिम गवर्नमेंट को देखेंगे, संविधान की विशेषताएं, स्रोत, फिर आ जाएंगे हम वही चीजें, नागरिकता, सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र पहला भाग, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद वगैरह, इस तरीके से, ठीक। तो ये मान के चलो कि आपने आधी सी पॉलिटी इन टॉपिकों में पढ़ी है, क्योंकि वो टॉपिक इतने बड़े नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन रिवीजन मस्ट है, मेरा वादा है कि आप पूरे में से पूरे लेके आओगे संविधान मूल विधि में, लेकिन तब लेके आओगे जब आप साथ के साथ रिवीजन में रहोगे, पूरी जी जान लगा करके मेहनत करोगे ईमानदारी के साथ। वादा मेरा है, टूटने नहीं दूंगा, ये भी पक्की बात है, वादा नहीं टूटेगा। क्वेश्चन एक एक देख लेना, पढ़ाए हुए में से मिलेगा, पढ़ाए हुए में से, चाहे वो संविधान का हो चाहे वो मूल विधि का हो, लेकिन आप तब उसे कर पाओगे। आप कहोगे कि सर ने पढ़ाया तो था, बस हम नहीं कर पाए। हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। तो मेहनत आपने करनी है, बाकी कंटेंट की टेंशन मत लो। जो भी पूछा जाएगा विश्वास रखना आपके अपने कंटेंट में से होगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, कुछ बाहर से, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। संविधान मूल विधि का वादा है आपसे। मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।